So good morning students, this is Kishan Verma, your SSC teacher, and today I am here with you with your next lesson of history, that is nationalism in India. Yes, nationalism in India, भारत में राष्ट्रवाद, जो आपकी हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 है. So just get ready with your paper, pen, pencil and whatever you are having, and note down all important points which are you are going to see in this PPT which I have special made for you to prepare this chapter. So it is all according your syllabus, your exams and all those concepts which are necessary for your examination point of view. Let's start with the definition of nationalism. Nationalism, राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद कहते किसे हैं? Actually, nationalism is the feeling of oneness among people living in a territory, in an area or in a country. किसी एक कंट्री में, देश में या किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों में जब ये फीलिंग आती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर लैंडमास से बिलोंग करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी जाति, किसी भी कल्चर के हों, दैट इज़ नोन एज नेशनलिज्म कहते हैं उसको. तो अब हमारा जो पहला कंसेप्ट इस चैप्टर का वो बनता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो अवर फर्स्ट कंसेप्ट इज हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. कि भारत के लोगों में किस प्रकार ऐसी क्या कंडीशंस बनी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने भारत के लोगों में अंग्रेज़ों के लिए क्या एक जो है नफरत थी वो क्या कर दी थी, क्रिएट कर दी थी. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा कि द ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड. मीन्स जब वॉर के अंदर इतना खर्चा अंग्रेज़ों को हो गया तो उन्होंने उसको पूरा करने के लिए क्या किया, टैक्सेस को डबल कर दिया, जो वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब काफ़ी सारी इतनी मुश्किलें जो थी, इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी हमारे भारतीयों के लिए क्या कर दी, क्रिएट कर दी. उसके बाद एक्चुअल वॉर के टाइम क्या हुआ, जो प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड. कि जब वॉर पीरियड चल रहा था तो जितने भी प्राइजेस थे उन एसेंशियल गुड्स के जो ज़रूरी होती है उनके क्या हो चुके, डबल हो चुके थे. तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका था इस टाइम के अंदर. उसके बाद क्या हुआ कि फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी के अंदर क्या किया गया, भर्ती किया गया. इसके बाद उस साल क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हुई, अनाज की शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक्स, काफ़ी बीमारियां इंडिया के अंदर फैल चुकी थी. लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्सेस क्या नहीं कर रहे थे, कम नहीं कर रहे थे. तो इन सब बातों ने अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत ज़्यादा गुस्सा जो था हमारे भारत के लोगों में क्या कर दिया, पैदा कर दिया. तो सिंपली अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे रिस्पॉन्सिबल था, तो ये जो पॉइंट्स मैंने मैंशन किए वो आपने सारे यहाँ पे क्या करने हैं, उनको नोट डाउन करने हैं, उनको क्या करना है, एग्जाम के अंदर बताना है. फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है वो आता है गांधीयन सत्याग्रह, कि गांधी जी का सत्याग्रह. तो मैं आपको बता दूं कि 1915 के अंदर गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से क्या आए थे, वापस आए थे, और अपने साथ एक पावरफुल वेपन जिसे हम सत्याग्रह के नाम से पढ़ेंगे वो अपने साथ क्या थे, वो लेके आए थे. तो व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स, कि सच की ताकत के लिए लड़ना, सत्य प्लस आग्रह, सच के लिए लड़ाई ही क्या कहलाती है, सत्याग्रह कहलाती है. एंड इट वाज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल. मीन्स इस स्ट्रगल के अंदर आप फिजिकल वायलेंस का यूज़ नहीं करना. तो गांधी जी कहते थे कि आपका जो ओपोनेंट है, जो आपके खिलाफ है, उसे आप सच की क्या बताएं, कीमत बताएं. और वो कहते थे कि इफ़ द कॉज, जिस रीज़न के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर आपका वो कॉज क्या है, ट्रू है, और आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, देन देर इज़ नो नीड टू यूज़ फिजिकल वायलेंस. तो आपको फिजिकल वायलेंस को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या मेथड्स थे इसके अंदर, की हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल, नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट्स. ये कुछ मेथड्स हैं जो सत्याग्रह में क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं. हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें रहेगा वो रहेगा कि गांधी जी को जो 3 सत्याग्रह थे, वो आपके मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो सबसे पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था वो 1916 के अंदर चंपारण बिहार में. सेकंड जो था खेड़ा गुजरात के अंदर. और तीसरा जो थे मिल वर्कर थे, कहाँ के, जो अपने अहमदाबाद के थे. तो चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के लिए, खेड़ा में उन्होंने किसानों के लिए, और उसके बाद जो अहमदाबाद गुजरात के जो मिल वर्कर थे उनके लिए उन्होंने क्या किए थे, सत्याग्रह किए थे. और तीनों में गांधी जी को क्या मिली थी, सक्सेस मिली थी. और इस सक्सेस ने भारतीयों के दिलों में इस बात को डाल दिया कि हम अगर चाहें मिल के लड़े अंग्रेज़ों के साथ तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंसेप्ट को, हमारी आज़ादी के कंसेप्ट को हमारे देश में ला सकते हैं. इसी में एक सीरीज़ जो नेक्स्ट आती है, इसी में था कि रॉलेट एक्ट ऑफ 1919. की रॉलेट एक्ट क्या था, एक्चुअल क्या होता कि भारत में बड़े लेवल पे अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध होने शुरू हो चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्लस में गांधी की जो 3 सत्याग्रह थे. तो इन सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, अंग्रेज़ों ने एक एक्ट लेके आए हमारे भारत में जिसे रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं. दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर. नाउ गवर्नमेंट कैन डिटेन एनीबडी फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट. मीन्स
कि पुलिस किसी को भी बिना कोर्ट में पेश किए 2 साल तक क्या कर सकती थी, डिटेंड कर सकती थी, गिरफ्तार रख सकती थी। और इस एक्ट का मेन एम ही यही था कि जो मूवमेंट इंडिया में चल रहे हैं उन मूवमेंट को क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। और इस एक्ट को एक ब्लैक एक्ट के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था, क्योंकि इस एक्ट का मेन मोटिव ही इंडिया की जो फ्रीडम थी, इंडियंस की जो राइट टू फ्रीडम थी, उन्हें बिल्कुल क्या करना था, कर्ब करना था। तो अब इसमें अगर हम जब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो वो हमारा रहेगा कि रॉलेट एक्ट पे अगर नोट लिखने की आपको कहे तो आप बताओगे कि इसके अंदर और क्या क्या इवेंट्स हुए थे। आप लोगों ने सुना होगा कि जलियांवाला बाग मासर्स जो तो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक सबसे बड़ी भयानक घटना जो है हमारे भारत की, वो है कि 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि रैलीज हो रही थी, दुकानें बंद की जा रही थी, वर्कर ने स्ट्राइक कर रखी थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम सब कुछ बंद कर रहा था। तभी जलियांवाला बाग आप लोगों ने सुना होगा जो अमृतसर के अंदर है। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जलियांवाला बाग के अंदर, अमृतसर के अंदर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और नेशनल लीडर भी उसके अंदर थे। तो गांव वाले काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जो थे आए हुए थे। एक बैसाखी फेस्टिवल भी वहाँ पे था। तो जनरल डायर, इतिहास का एक सबसे भयानक नाम है, खूंखार नाम है जनरल डायर, वो वहाँ पे अपने बंदों के साथ आए, अपने गार्ड्स के साथ आए, और जब तक वो गोलाबारी चलाते रहे, जब तक लोगों पर निहत्थी भीड़ पे गोलियां चलाते रहे, जब तक उनका पूरा एम्यूनेशन क्या नहीं हो गया था, ख़त्म नहीं हो गया था। लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग जो थे इस मासर्स में मारे गए थे। तो ये जो इंसिडेंट था, इसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से हमारे भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के इतिहास में जाना जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है वो खिलाफत मूवमेंट बनता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 भाई थे, अली ब्रदर्स जिनको कहते हैं, और उन्होंने क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट क्या किया था, शुरू किया था। एक्चुअल हुआ क्या था कि जो तुर्की का जो सुल्तान था, जो तुर्की सुल्तान थे, जिसे खलीफा कहा जाता था, मुसलमानों का जो धार्मिक नेता होता उसे खलीफा कहते थे। तो एक्चुअल हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो तुर्की जो देश था उसकी हार हुई। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन पर बड़ी हार्श ट्रीटीज़ क्या की, इम्पोज की। तो अपने खलीफा को डिफेंड करने के लिए पूरे वर्ल्ड के जो मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उसी क्रम में हमारे भारत के अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली, जो 2 अली ब्रदर कहलाते हैं, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट चलाया था, जिसे क्या कहा जाता है, खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो रहेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, कि व्हाट वर द रीजंस फॉर गांधी जी टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक्चुअली हो गया था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रॉट सो मैनी मिजरीज फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया। भारत के लोगों के लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसने काफ़ी दिक्कतें क्या करती थी, क्रिएट कर दी थी। रॉलेट एक्ट जो था पूरे स्केल पे छाया हुआ था, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हो चुका था, और उधर से मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चला रखा था, और काफ़ी सारे सेक्शन जो सोसाइटी के थे वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के अंदर गुजर रहे थे, फूड की शॉर्टेज थी। तो इतनी सारी कंडीशंस थी कि गांधी जी ने नागपुर का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 के अंदर, वहाँ पे आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन को दिया। तो चलिए देखते हैं कि आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन जो था वो क्या था। गांधी जी ने 1909 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, और गांधी जी ने अपनी इस किताब के अंदर एक आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश आर रूलिंग ओवर अस बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग देम। अंग्रेज हम पे इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उन्हें क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और अगर हम उन्हें कोऑपरेट करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों का जो रूल है वो क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। तो यही गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन का आइडिया जो था यहाँ से क्या होता है, शुरू होता है। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए क्या क्या प्रपोजल दिए गए थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि सबसे पहले ये हुआ कि नॉन कोऑपरेशन में हम सहयोग नहीं करेंगे, तो जितने भी टाइटल्स मीन्स अंग्रेज जो उपाधियाँ देते, जैसे लाइक सुब्रमण्यम अय्यर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको जो टाइटल मिले थे, सर की उपाधि मिली गई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, उन्होंने क्या दे दी, वापस दे दी। गांधी जी ने उन्हें केसरिया हिंद जो उपाधि थी वो मेडल छाप वापस दे दिया। लोगों ने जॉब से क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। कोर्ट्स का लोगों ने क्या किया, बॉयकॉट किया, और टैक्सेस देने से लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ये सब कुछ तरीके थे कि अंग्रेज़ों को हम लोग क्या नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो पूरी तरीके से लॉन्च हुआ किसके, गांधी जी की लीडरशिप के अंदर 1920 के अंदर। और इसका मेन एम ही था कि जो मेन इनजस्टिस हुआ था पंजाब में जलियांवाला बाग, और जो तुर्की का सुल्तान था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन दोनों को मर्ज किया था गांधी जी ने, क्योंकि उनका एक मोटिव था कि हम मुसलमानों और हिंदुओं को क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूनाइट कर सकते हैं। तो
जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उन्होंने इस मूवमेंट को टाउन सिटीज़ में लेड किया। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। पीजेंट्स ने, ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे, गांवों के अंदर नाई धोबी बंद जो वर्ड यूज़ होगा वो किया। और जैसे बाबा रामचंद्र जो थे उनके नेतृत्व के अंदर जो गाँवों में आंदोलन हुए। ट्राइबल पीपल भी पीछे नहीं रहे। गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू जो थे उनके अंडर के अंदर क्या किया गया, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। इवन असम के जो प्लांटेशन थे वहाँ पे वर्कर्स जो थे उन्होंने किया। बट एक वजह ऐसा हुआ कि चोरी चोरा आंदोलन, ये एक बड़ा है कि 1922 के अंदर क्या हुआ, एक बड़ी जो भीड़ थी उस भीड़ ने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। तो जिस वजह से क्या हुआ कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को एक बार क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके क्या इफेक्ट हुए। मींस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया था इसमें क्या क्या हुआ। तो जो सबसे पहले इफेक्ट रहेंगे कि बड़े सिंपल फॉरेन गुड्स को लोगों ने क्या किया, जितनी भी विदेशी सामान था उसको बॉयकॉट किया गया। शॉप्स को पिकेटेड, मींस उनकी एंट्री क्लोज की गई। फॉरेन कपड़े का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया। अब बड़े ड्रामेटिक चेंजेस आया कि जो अंग्रेजों का जो व्यापार 102 करोड़ का था, 102 करोड़ का था, वो 57 करोड़ पे आके रह गया। और बॉयकॉट मूवमेंट जब फैला तो लोगों ने जो विदेशी कपड़ों की क्या जलाई, होली जलाई, इंडियन कपड़ों को, इंडियन खादी को क्या किया, प्रमोट किया, जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियल था, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो एकदम से क्या होती हैं, बूम करती हैं। कुछ डिफरेंस जो हम पढ़ेंगे कि क्या था कि गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से क्या किया था, देखा था। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कि एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी टाउन सिटीज़ की, और उन्होंने के लिए क्या किया कि उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया, कोर्ट्स को बॉयकॉट किया, फॉरेन क्लॉथ्स और अदर गुड्स को बॉयकॉट किया। गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे उन्होंने क्या कर दिया, जॉब से रिजाइन कर दिया शहरों के अंदर। अगर हम बात करें कि मूवमेंट टाउन्स में कैसे रहा, तो अब ये बातें आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। और उसके बाद अगर बात करें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो स्लो डाउन क्यों हुआ, क्या वजह थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था बंद हो गया था। एक रीज़न तो मैंने पहले दिया आपको, चोरी चोरा वाला। जो नेक्स्ट सेकंड है कि खादी क्लोथ जो थे वो बड़े ज़्यादा कॉस्टली थे और इंडियन के लिए पॉसिबल नहीं था उनको क्या करना, परचेज करना। तो इंडियन ने क्या किया था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किया था, लेकिन उनका कोई सब्सिट्यूट नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो बंद होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और एक वक्त आया कि जब क्या हो गया, बंद हो गया। और अगर इसको बड़े लेवल पे पढ़े कि गाँव वालों ने इस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया, तो क्या हुआ था, अवध के अंदर, जैसे मैंने आपको बाबा रामचंद्र का भी नाम लिया था, अवध के अंदर उन्होंने क्या बनाया, बाबा रामचंद्र ने एक अवध किसान सभा का क्या किया, निर्माण किया। और क्योंकि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, ताल्लुकदार थे, वो किसानों के साथ ज़्यादा क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद जब एक बेगार सिस्टम, आप लोगों ने सुना होगा कि फोर्सफुली लेबर करवाई जाती थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, 1920 के अंदर गांवों का दौरा किया और अवध किसान सभा जो मैंने नाम लिया वो बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर उन्होंने क्या की, 1920 के अंदर क्या की, सेटअप की। और एक महीने के अंदर लगभग इसकी जो 300 ब्रांचेज जो थी वो ऑल ओवर इंडिया क्या हो चुकी थी, ऑल ओवर इंडिया सॉरी, उस पूरे रीजन के अंदर क्या हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। बाबा रामचंद्र के बारे में कुछ और बता दूं आपको कि उन्होंने पीजेंट्स को मूवमेंट को लीड किया था और वो चाहते थे कि किसानों के जो रेंट है वो माफ़ किए जाएँ। अक्टूबर 1922 को उन्होंने अवध किसान सभा का क्या किया था, निर्माण किया था। अब ट्राइबल मूवमेंट की बात करें, अब हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि हम ये पढ़ रहे हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके का था। तो ट्राइबल मूवमेंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो गुडेम हिल्स है, आंध्र प्रदेश के जो गुडेम हिल्स है, वहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू जो यहाँ के मेन लीडर थे, उनके अंडर लीडरशिप में क्या हुआ था, इस मूवमेंट को चलाया गया था। क्योंकि ट्राइबल जो थे वो अपने ट्रेडिशनल राइट्स थे फॉरेस्ट पे, लाइक अंग्रेजों ने क्या किया था, फॉरेस्ट को रिजर्व वगैरह कर दिया था, तो अपने ट्रेडिशनल राइट्स को वो क्या मांग रहे थे, वापस मांग रहे थे। तो ट्राइबल जो थे इन्होंने मूवमेंट को लीड करने के लिए जो थोड़े तरीके अपनाए वो बिल्कुल गांधी जी के क्या थे, अपोजिट थे। मीन्स इन्होंने पूरा वायलेंट स्ट्रगल कर दिया और गांधी जी इसके बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे। अब इस जो आपका जो मूवमेंट था ट्राइबल मूवमेंट, इस ट्राइबल मूवमेंट को लीड किया था किसने, अल्लूरी सीताराम राजू ने। और मतलब इसे काफ़ी एक बहुत देवता के नाम से भी जाना जाता है ये, और वो गांधी जी को सपोर्ट करता था, लेकिन उसने क्या किया था, आर्म्ड स्ट्रगल का इस्तेमाल किया, जो क्या था गांधी जी के सिद्धांतों के बिल्कुल क्या था, विपरीत था। अब हम प्लांटेशन की बात करें कि प्लांटेशन ये बड़ा मोस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि प्लांटेशन में कैसे था। एक्चुअल हुआ क्या कि एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे प्लांटेशन पे लोग क्या करते थे, काम करते थे। और उनकी एक शर्त थी कि वो कभी भी प्लांटेशन को लीव नहीं कर सकते, छोड़ के नहीं जा सकते बिना परमिशन के। एंड दे वर नेवर गिवन परमिशन, उनको कभी परमिशन दी ही नहीं जाती थी। तब गांधी जी ने क्या किया,
जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो उन लोगों को थोड़ा ये लगा कि अब गांधी राज आएगा, उन्हें गांवों में ज़मीनें मिलेगी और वो क्या होते प्लांटेशन को छोड़ के चल पड़े। बट वो कभी पहुंच ही नहीं पाए। वजह क्योंकि रेलवे की भी स्ट्राइक थी, तो उन लोगों को पकड़ा गया, वापस क्या किया गया, ले आया गया। और उसके बाद गांधी जी ने धीरे धीरे इस मूवमेंट को क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया। ये जो रीज़न है कौन सा कि चोरी चोरा इंसिडेंट में आपको पहले बता चुका हूँ कि एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी और मूवमेंट जो था स्लो डाउन हो गया। किस वजह से कि गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि ये मूवमेंट जो धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा था, प्लस के अंदर जो स्ट्रेटेजी थी वो शायद इतनी मजबूत नहीं थी, तब गांधी जी इस मूवमेंट को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगर फ़ायदे, ऑब्वियसली बड़े फ़ायदे थे इसके, जो बेनिफिट्स क्या क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, क्योंकि लार्ज स्केल मूवमेंट था, कॉमन पीपल को एक सोशल ग्रुप में इसने क्या किया, मैनेज किया। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ने कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों में क्या बनाई, एक यूनिटी बनाई। पीजेंट्स ट्राइबल जो थे वो भी नेशनल मूवमेंट का क्या बने, पार्ट बने। और एक खास बात है नॉन वायलेंट मूवमेंट था, तो गांधी जी का जो सत्याग्रह का आइडिया था वो बड़ा क्या हुआ, फेमस हुआ इस मूवमेंट के बाद। अब बात करते हैं स्वराज की। कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी कि गांधी जी ने जो स्वराज का जो नारा दिया था, अब स्वराज जो था वो हर लोगों के लिए अलग अलग था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि स्वराज का मतलब था कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो सिर्फ इंडिया रहे और अंग्रेज़ों का यहाँ पे क्या ना हो, राज ना हो। तो किसानों के लिए स्वराज का मतलब था कि उन्हें फोर्स लेबर से छुटकारा मिले, ठीक है, और जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे छुटकारा मिले। प्लांटेशन वर्कर के लिए था कि उन्हें अपने घर जाने दिया जाए। ट्राइबल पीजेंट के लिए था कि उन लोगों को मौका मिले, उनके जो फॉरेस्ट राइट हैं वो उन्हें क्या मिले, वापस मिले। तो ये अलग अलग मीन था स्वराज का। तभी क्या हुआ कि एक स्वराज पार्टी जो था उसका सेटअप किया गया। CR दास 1923 के अंदर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी का निर्माण किया। और उन्होंने एक्चुअली क्या हो चुके थे कि वो लोगों के साथ बड़े प्यार से बात कर करके क्या हो चुके थे, जो गांधी जी के जो आइडियाज़ थे या उनसे क्या उसे टायर अप हो चुके थे ये। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को इम्पोज करना बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब सस्पेंड हो चुका था तब उन्होंने इस स्वराज पार्टी का क्या क्या निर्माण किया और लोगों को एक मंच पर लेके आए। सो 1920 के अंदर कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात तो क्या हुआ कि 1920 के अंदर एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो थी आ चुकी थी। 1930 तक मींस एग्रीकल्चर चीज़ों के डिमांड जो थे फॉल हो चुकी थी, वॉर्स के ऊपर सारा खर्चा किया जा चुका था, पीजेंट्स वगैरह के लिए जीना क्या हो चुका था, मुश्किल हो चुका था। और इसी बीच क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने एक कमीशन सेटअप किया 1928 के अंदर, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, इस में कुछ जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आए थे। और इसमें साइमन जो थे इसके हेड थे, और इसका मेन मोटिव जो था वो क्या था कि इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। सो साइमन कमीशन के बारे में बताता हूँ आपको कि ये एक कमीशन ब्रिटिश ने सेटअप किया था। सर जॉन साइमन थे इसके हेड, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को स्टडी करना था। पूरे इंडिया में इसका क्या किया गया, अपोज किया गया, क्योंकि कहीं भी लोगों में जो स्वराज की उम्मीद थी वो इससे साफ बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि अंग्रेजों ने इसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर को क्या नहीं किया था, शामिल नहीं किया था। तो पूरे इंडिया के अंदर इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। अब अगर चलते हैं तो हम लोग लाहौर कांग्रेस ऑफ 1929 सेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में हुआ। तो कुछ डिसीजन लिए गए कि अब हमें क्या की जाएगी, अब हम पूर्ण स्वराज की क्या रखेंगे, मांग करेंगे। तो अब 26 जनवरी को 26 जनवरी को हर साल उस दिन से इंडिपेंडेंस डे इंडिया में मनाना क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। एक थोड़ा सा इतिहास है कि हम 26 जनवरी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, बट 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया। क्यों, इस 26 जनवरी की जो डेट थी इसे क्या करने के लिए, हमारी हिस्ट्री में फेमस करने के लिए। तो पूर्ण स्वराज के साथ हमारे भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। सो 1929 का जो कांग्रेस सेशन था फ्रीडम स्ट्रगल का, ऐसी खास बातें क्या थी इसमें, मैं आपको बता दूं कि दो इंपॉर्टेंट जो थे वो डिसीजन जो थे वो लिए गए थे। पहला कि आज के बाद हम क्या मांगेंगे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद डिसाइड किया गया कि एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर। और ये भी डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को हम लोग आज के बाद इंडिपेंडेंस डे के रूप में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद ये जो आपका बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम है जो है आपका, वो साल्ट मार्च ऑफ गांधी जी। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके। गांधी जी अपने 78 फॉलोअर के साथ साबरमती आश्रम जो है उनका अहमदाबाद, वहाँ से लेके दांडी तक 6 अप्रैल 29 को गांधी जी क्या पहुँचे, दांडी पहुँचे। वहाँ समुंदर के किनारे उन्होंने खुद क्या बनाया, गर्म पानी से गांधी जी ने खुद पानी को उबाल के क्या बनाया, नमक बनाया। और क्योंकि गवर्नमेंट जो थी बड़े हैवी टैक्सेस इंपोज करती थी, किसके ऊपर, सॉल्ट के ऊपर, तब गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या किया था, शुरू किया था। और ये जो आपका मार्च था गांधी जी का, ये शुरू हुआ था दांडी से। मैंने आपको बताया लोगों ने सॉल्ट लॉ को कई जगह पे क्या किया, ब्रेक किया, लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस पे अटैक किया। और 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने जो क्या किया था, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि जो वायसराय इरविन थे उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को क्या किया था, बुलाया था ये। और ये डिसाइड किया गया कि गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे अगर वहाँ पे उनकी डिमांड मान ली जाती है। लेकिन क्या हुआ कि 1934 के अंदर जब गांधी जी वापस आए, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं निकले, तो इस मूवमेंट को फिर से क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट हम चलेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो हम 2 मूवमेंट पढ़े आज। दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्या डिफरेंस रहेंगे। एक्चुअल हुआ क्या कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसमें लोगों ने क्या किया था कि गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं किया था, और जबकि सिविल डिसओबीडियंस में जो गवर्नमेंट के लॉज थे उन लॉज को क्या किया गया, ब्रेक किया गया। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर मुस्लिम्स ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस में लोगों ने जो मुस्लिम थे उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था। और नो टैक्स कैंपेन, मतलब कोई टैक्स नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था नॉन कोऑपरेशन के अंदर। जबकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने क्या किए थे, टैक्सेस देने बंद कर दिए थे। कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो किसके अंदर है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के हैं। अब जो सोशल ग्रुप विच सोशल ग्रुप्स विच पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, उनके पढ़ेंगे किस किस ने पार्टिसिपेट किया। ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारे रिच पीजेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पुअर पीजेंट ने पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया और इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि इन सभी की क्या थी, अपनी अपनी क्या थी, जो थी मांगे थी। जैसे जो रिच पीजेंट्स थे वो ऑब्वियसली प्राइस जो फॉलोअर थे उनसे परेशान हो रहे थे, पुअर पीजेंट को डिप्रेस्ड किया जा रहा था, बिजनेस क्लास जो टैक्सेस थी उनके खिलाफ लड़ रही थी, इंडस्ट्रियल वर्कर अपनी जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए लड़ रहे थे। तो इन सब के क्या थे, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के अपने अपने क्या थे, मेन मोटिव थे। इसमें हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है कि डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि वीमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो कैसा था। एक्चुअल क्या होता कि इस मूवमेंट ने वीमेन में बड़े शानदार तरीके से क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। चाहे वो गांधी जी का साल्ट मार्च हो तो थाउजेंड्स ऑफ वीमेन जो थी उनके साथ चली थी। उन जब भी जहाँ गांधी जी पहुँचते उनको सुनने के लिए आती थी। उन्हें जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, मार्च हुए थे, उन सब में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। शराब की दुकानों को बंद किया, फॉरेन क्लॉथ को उन्होंने क्या किया, जलाया। अर्बन एरियाज़ के वीमेन जो थी, हाई कास्ट फैमिलीज़ की थी, वो चाहे रूरल एरिया की थी, रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड्स की थी, वो सभी गांधी जी की एक कॉल के ऊपर क्या थी, कंट्री को सर्व करने के लिए क्या थी, तैयार थी। तो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वो क्या था, एक बड़े लेवल पे था। हालांकि क्या था कि चाहे कितना भी पार्टिसिपेशन क्यों ना हो लेडीज़ का, एक क्वेश्चन उठता है कि इतना पार्टिसिपेशन होने के बाद भी वीमेन में चेंजेस क्यों नहीं आए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो लेडीज़ होती है उनकी ड्यूटी क्या होती है, घर के रखवाली रखना, और सबकी जो आपकी जो घर का चूल्हा होता है उसको जलाना क्या होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है। वो तभी क्या बन पाएंगी, अच्छी माँ और पत्नियाँ बन पाएंगी। और इवन कांग्रेस जो थी वो भी क्या थी, कभी भी फेवर में नहीं थी कि वीमेन क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से लेडीज़ की जो कंडीशन थी वो इवन इतना पार्टिसिपेशन होने के बाद भी क्या नहीं हुई, हमारे इंडिया के अंदर इम्प्रूव नहीं हुई। अब बात करते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस के अंदर मेन कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे थे बेटा ये। ओके, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से फ़ायदा हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के भी क्या थे, कुछ बेनिफिट्स निकले थे। पहला, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग क्या हो चुके थे, तैयार हो चुके थे। ये थोड़ा नॉन वायलेंट स्ट्रगल था तो गांधी जी का आइडिया और फैले। वीमेन ने इतना बड़े लेवल पे इसमें पार्टिसिपेशन किया, एक बड़े लेवल पे पहला मूवमेंट था हमारे भारत का बेटा। और एक ओपन चैलेंज था ये ब्रिटिश रूल को कि अब हम लोग आप लोगों की सुनने वाले नहीं हैं।
चलिए, अब कुछ लिमिटेशन थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, जो क्या रही थी। पहली बात तो ये कि जो दलित लोग जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो थी कभी भी दलित लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया करती थी। मुस्लिम्स में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, काफ़ी दंगे हुए कई जगह पे, और इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल मिनिमम था। तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट माना जाता है कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसकी क्या क्या लिमिटेशन रही थी। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो हम चलते हैं, जो है गांधी जी ने जो थे दलित लोग जो थे उनके, जबकि कांग्रेस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन गांधी जी ने क्या क्या मेथड्स यूज़ किए अपलिफ्टिंग के लिए दलित लोगों की। सो गांधी जी जो थे अनटचेबिलिटी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि 100 साल तक भी स्वराज नहीं आएगा जब तक हम अनटचेबिलिटी को क्या नहीं कर देंगे, ख़त्म नहीं कर देंगे। वो अनटचेबल्स को हरिजन्स के भगवान के बच्चों के नाम से जानते थे। उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया कि पब्लिक वेल, टैंक, रोड, स्कूल्स जहाँ पे दलितों की एंट्री नहीं थी वो सुनिश्चित की जाए, उनको वहाँ पे भेजा जाए। उन्होंने क्या किया, खुद हरिजनों के क्या किए, कपड़े धोए, उनके आश्रम साफ किए, और ये उनके दिल में एक भावना पैदा की कि कास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो इंसान को इंसान से क्या करे, अलग करे। और अपर कास्ट के लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो क्या करें, इस इनह्यूमन प्रैक्टिस को क्या करें, बंद करें। अब इसी में गांधी जी और अंबेडकर का एक छोटा सा जो था इंसिडेंट होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्या था कि जिस तरीके से अनटचेबिलिटी थी, जिस वजह से अंबेडकर साहब जो थे वो पुअर्स के लिए, जो अनटचेबल थे उनके लिए स्पेशल राइट मांगते थे, तो उन्होंने एक स्पेशल इलेक्ट्रोड की डिमांड कर दी, लोगों को इकट्ठा किया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन उन्होंने बनाया स्पेशल राइट्स के लिए। अब गांधी जी कहते थे कि जब मैं पूरी कंट्री को यूनाइट करने पे हूँ, तो अगर अलग इलेक्शन दिए जाएंगे, अलग इलेक्टोरेट दिया जाएगा, तो वो कंट्री की जो यूनिटी है उसको क्या कर देगा, खतरे में डाल देगा। तब गांधी जी ने क्या किया, एक फास्ट पे चले गए वो, और फिर अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने उनकी डिमांड को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि बस उन्हें इलेक्शन में सेपरेट तो भले ही ना हो, लेकिन एक रिजर्वेशन जो था वो क्या किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। अब जो लास्ट हमारा हेडिंग रहती है इस चैप्टर की, वो रहती है कि और कौन से फैक्टर थे जिन्होंने लोगों को क्या किया, एक स्टेज पे लेके आए। कल्चरल फैक्टर्स एंड आइडेंटिटीज विच क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसके अंदर आएगा इमेज ऑफ भारत माता। जो भारत माता की इमेज थी, इसने लोगों के दिलों में नेशनलिज्म को पैदा करने में एक बड़ा क्या किया, सहयोग किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने भारत माता की पहली इमेज बनाई। रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी भारत माता की इमेजेस बनाई। भारत माता को पहले एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया कि वो काम है, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, डिवोशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। उसके बाद थोड़ी सी कुछ नए डेवलपमेंट हुए। भारत माता जो किस रूप में थी, पहले एक सन्यासिनी के रूप में थी, उसे नेक्स्ट क्या किया गया, शेर के साथ दिखाया गया। वंदे मातरम गीत लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, जो ये बताता है कि हम लोग जो हैं भारत के एक लोग हैं, हमारा एक देश है और हमें इस देश को क्या कराना है, आज़ाद कराना है। और उसके बाद नेशनल फ्लैग, स्पेशल नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया गया, जो पूरे भारत को क्या लेके आया, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया। मैं आपको बता दूं, जो स्वदेशी मूवमेंट चल रही तो ट्राई कलर फ्लैग बना था, जो रेड, ग्रीन और येलो कलर का था, और इसके अंदर 8 लोटस थे, जो हमारे भारत के 8 प्रोविनेंसेस थे जो ब्रिटिश के अंडर में आते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे, हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते थे। 1921 के अंदर गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया। ये भी क्या था, एक ट्राई कलर का फ्लैग जो था, जिसके अंदर रेड, ग्रीन और वाइट कलर था। स्पिनिंग व्हील था, जो गांधीन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पूरे देश का क्या बन गया, एक सिंबल बन गया। और इसने भी क्या किया, हमारे भारत के लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की बिल्डिंग को क्या किया, क्रिएट किया। इसके बाद हमारे जो राइटर्स थे, उन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट, हमारा भारत का जो इतिहास था, उस इतिहास की उसको रीइंटरप्रेट किया, लोगों को बताया कि भारत जो था किस तरीके से हर चीज़ में इतना कैपेबल था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनके साथ क्या किया है, बुरा किया है ना। कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक, रीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफर, क्राफ्ट, ट्रेड, वो जो हर चीज़ में हमारा भारत था उसे क्या कर दिया है, तबाह कर दिया है। और हमारे भारत के इंडियन जो थी, उनकी ग्रेट अचीवमेंट्स क्या की गई, लोगों को बताई गई। इसके अलावा बहुत सारे क्या लिखे गए, गीत लिखे गए, फोक सॉन्ग लिखे गए, जो लोगों को क्या करते थे, एक मंच पर लेके आते थे। और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी सारे गीत इकट्ठे किए थे। जो नटेशा शास्त्री जो थे, उन्होंने गीत लिखे थे, और एक लीजेंड्स थे, कहानियाँ थी उन वीरों की जो हमारे भारत के अंदर थे, और इन सब ने भारत के लोगों के अंदर क्या किया, एक नेशनल प्राइड को क्या किया, क्रिएट किया। सो
that was all about each and every concept of the chapter. I hope I have done in a very hurried manner, but it is all, that's all. Just you just pause this picture and note down the things that are written on the PPT presentation, and it will help you a lot in the examination. Thank you, thanks a lot, students. Bye bye.